कोई भी बोट तभी तभी वह डीप होगी यानी डूबेगी यदि वह पानी को हटाती है अपने वॉल्यूम के बराबर, अपने आयतन के बराबर। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी को हटाती है अपने आयतन के बराबर। कोई भी बोट तभी वह डीप होगी यदि वह वाटर को हटाती है अपने वॉल्यूम के बराबर। यदि वह वाटर को हटाती है अपने वॉल्यूम के बराबर, अपने वॉल्यूम के बराबर हटाएगी तभी वह डीप होगी। कोई भी बोट तभी डीप होगी। बोट कब डीप होती है? बोट कब डीप होगी? जब वो अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को हटा दे। वो अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को हटा दे, ठीक है, ना कि वेट के बराबर। वॉल्यूम के बराबर वेट हटाया है तो वाटर क्या बोट क्या हो जाएगा? डीप हो जाएगा यानी डूब जाएगा। बोट क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। वाटर को अपने वेट के बराबर, अपने वॉल्यूम के बराबर अगर हटा देता है तो वो बोट क्या हो जाएगी? डूब जाएगी अपने वॉल्यूम के बराबर। अब कोई भी बोट तभी वह डीप होगी जब वह अपने वेट के बराबर, अपने वॉल्यूम के बराबर, अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को हटा दे, तब वह डूब जाएगी। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ग्रीस से, ठीक है। महान वैज्ञानिक यानी कौन सा साइंटिस्ट है जो भले आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट हैं किस देश से थे? तो ग्रीस के थे। ओके, तो ये तो सेराकुस के थे आर्किमिडीज, एक यूनानी गणितज्ञ थे। भौतिकी वैज्ञानिक, अभियंता, आविष्कारक, खगोल वैज्ञानिक थे। उन्होंने शास्त्रीय पुरातन का एक अग्रणी वैज्ञानिक माना जाता है। भौतिकी विज्ञान में उन्होंने जल स्थैतिकी, सांख्यिकी व उत्तोलन के सिद्धांत पर भी काम किया है। पानी की बूंदों पर तैलीय पृष्ठों पर ना चिपकने का कारण क्या है? किसके कारण नहीं चिपकता? पानी की बूंद तैलीय पृष्ठों पर नहीं चिपकता है, इसका कारण क्या है? आसंजक बल का अभाव के कारण। आसंजक बल के अभाव के कारण, आसंजक बल के अभाव के कारण नहीं डूबता है, ठीक है। यानी एडहेसिव फोर्स जो होता है उसका अभाव होता है। एडहेसिव यानी एडहेसिव ADHE, ठीक है, एडहेसिव ADHESIVE। एडहेसिव फोर्स जो होता है उसका कम होता है, यानी चिपकने वाला जो बल होता है वो कम होता है। एडहेसिव पावर यानी चिपकने वाला, एडहेसिव पावर का मतलब होता है चिपकने वाला बल। ओके, बल का अभाव होता है, इसलिए क्या होता है वो तैलीय पृष्ठों पर नहीं चिपकता। वाटर जो होता है तैलीय पृष्ठों पर नहीं चिपकता है, किसके कारण? एडहेसिव फोर्स के कारण। एडहेसिव फोर्स के अभाव के कारण, एडहेसिव फोर्स के अभाव के कारण नहीं चिपकता है। एडहेसिव फोर्स के अभाव, एडहेसिव फोर्स यानी ना चिपकने वाला फोर्स जिसे कहते हैं एडहेसिव फोर्स है, ठीक है। आसंजक बल भी इससे दूसरा नाम है। तो पानी की बूंद पर तैलीय पृष्ठों पर ना चिपकने के कारण क्या है? आसंजक बल का अभाव के कारण, ठीक है। आसंजक बल या ना चिपकने वाला बल, ठीक है। आसंजक बल या ना चिपकने बल का अभाव के कारण पानी की बूंद तैलीय पृष्ठों पर, ठीक है। तो वाटर का जो बूंद होता है ऑयली पृष्ठ पर क्यों नहीं चिपकता है? ऑयली जो सरफेस होता है उस पर क्यों नहीं स्टिक होता है? क्योंकि वो आसंजक बल का अभाव होता है। आसंजक बल का अभाव यानी एडहेसिव पावर का अभाव होता है। एडहेसिव पावर का अभाव होता है। तुल्यकालिक उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। तुल्यकालिक उपग्रह यानी सिंक्रोनाइज जो सैटेलाइट होता है, सिंक्रोनाइज सैटेलाइट होता है पृथ्वी के किधर घूमता है? तो पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब घूमता है, पश्चिम से पूरब घूमता है। जो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट होता है, सिंक्रोनाइज सैटेलाइट होता है किधर से किधर घूमता है? पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब घूमता है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमता है, ठीक है। सिंक्रोनाइज जो सैटेलाइट होता है पृथ्वी के किधर घूमता है? सिंक्रोनाइज उपग्रह जो होता है, सिंक्रोनाइज उपग्रह होता है पृथ्वी किधर से किधर घूमता है? तो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमेगा। सिंक्रोनाइज सैटेलाइट जो होता है, सिंक्रोनाइज यानी तुल्यकालिक उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द किधर? पश्चिम से पूरब की ओर। ओके, तुल्यकालिक या भू स्थिर उपग्रह भी कहते हैं। ओके, या सिंक्रोनाइज सैटेलाइट भी कहते हैं। पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमेगा 24 घंटे के आवर्तकाल से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन उपग्रह का लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। यह आवर्तकाल के कारण पृथ्वी पर प्रेक्षक अस्थायी होता है। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है? पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या करता है? पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य करता है। पहिए में जो होता है बॉल बेयरिंग का कार्य क्या करता है?
स्टैटिक फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन में बदलता है, स्टैटिक फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन में बदलता है, यानी स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलता है, स्टैटिक फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन में बदलता है। पहिए में बॉल बेयरिंग, पहिए में जो बॉल बेयरिंग होता है, पहिए में जो बॉल बेयरिंग का वर्क क्या होता है, पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या होता है, पहिए में बॉल बेयरिंग का वर्क क्या होता है, पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन बदलता है, स्टैटिक फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन बदलता है, स्टैटिक फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन बदलता है, स्टैटिक फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन बदलता है। पहिए में जो बॉल बेयरिंग होता है उसका वर्क क्या होता है, पहिए में बॉल बेयरिंग जो होता है वह इसका कार्य क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन में बदलता है, काइनेटिक फ्रिक्शन में बदलता है। जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक वाइटल के द्वारा हुआ था। जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर आधारित है जो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में कथन पर विचार करना है। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है। ओके, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त होता है। जेट इंजन कहाँ से वायु प्रयोग करता है, परिवेश में जो वायु होता है उसका यूज करता है। जेट इंजन जो होता है ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। ओके, इसीलिए होता है, यानी दोनों सही होगा। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए परिवेश की वायु पर निर्भर है। ठीक है, परिवेश की वायु पर निर्भर होता है। जेट इंजन जो होता है ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए किस पर निर्भर है, परिवेश की वायु पर निर्भर करता है। परिवेश का जो सराउंडिंग में चारों ओर जो वायु है उस पर निर्भर करता है जेट इंजन। ठीक है, जेट इंजन जो होता है सराउंडिंग के चारों ओर जो वायु होता है उस पर निर्भर करता है, यानी अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति इधर से करता है, परिवेश की वायु पर प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, इसलिए अंतरिक्ष में इसे उपयुक्त नहीं माना जाता। जबकि रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए गैस के रूप में करता है, अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति को गैस के रूप में करता है। ठीक है, रॉकेट जो होता है अपने ऑक्सीजन की पूर्ति को गैस के रूप में करता है, ऑक्सीजन की पूर्ति को गैस के रूप में करता है, ऑक्सीजन की पूर्ति को गैस के रूप में करता है। रॉकेट अपने ऑक्सीजन की पूर्ति को गैस के रूप में करता है और ईंधन में वहन करता है। ओके, इस प्रकार ये सही है दोनों। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। ठीक है, जबकि रॉकेट अपने ऑक्सीजन की पूर्ति को कहाँ से करता है, गैस के रूप में करता है और ईंधन में भी वहन करता है। पानी की एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैरता है, जब वह बर्फ़ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा, उतना ही रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। पानी एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, यदि बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाता है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात पानी उतना ही रहेगा। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान एक्सेलरेशन के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा। देखिए, फाइनल वेलोसिटी बराबर u प्लस at होता है। ओके, तो उसका एक्सेलरेशन कितना है दोस्तों, देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो उसका 0 हो गया। ओके, और एक्सेलरेशन कितना है 9.8, लगभग 10 के मान लीजिए, और टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो 3 सेकंड बोला है ना, 10 या 30, लगभग 29 पॉइंट ये आपका आएगा आंसर। ठीक है, 29.4 मीटर प्रति सेकंड के इसको आएगा। ठीक है, प्रति सेकंड आएगा, 29.4 मीटर प्रति सेकंड आएगा। वेलोसिटी उसका कितना होगा 29, ये मैथ है। v बराबर u प्लस at। एक वस्तु का द्रव्यमांक 1000 किलोग्राम है तथा चांद का गुरुत्वीय त्वरण 8 इलेक्ट्रॉन 6 है तथा चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। देखिए, वेट बराबर mg होता है। ओके, mg का फार्मूला। अब मास कितना है आपका 100 है और g कितना वैल्यू होता है 1/6 होता है। कहाँ, चांद पर। अभी दिया हुआ है आपका कितना 8, तो 8 यहाँ पुट करेंगे, यानी 4:3 हो गया, 400/3 होगा। तो 3 कम 3, 3 छक्का 18, लगभग आपका होगा
100 किलोग्राम। ओके, पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। ओके, तो वाट किसके बराबर होता है? तो क्या होगा उसका आंसर? वाट का वैल्यू 1 वाट इक्वल टू होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यू होगा। ओके, फिर से 1 वाट इक्वल टू कितना होता है दोस्तों? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यू होगा। ओके, भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती जो होती है ज्वाला का आकार है वो क्या हो जाएगा? गोलाकार हो जाएगा। देखिए, भार जब होगा, भारहीनता की अवस्था है, मोमबत्ती का ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? गोलाकार हो जाता है। भारहीनता की अवस्था में भारहीन रहेगा तो मोमबत्ती का जो ज्वाला है, मोमबत्ती का ज्वाला है वो क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती का जो ज्वाला होता है गोलाकार हो जाता है। मोमबत्ती का जो ज्वाला होता है गोलाकार हो जाएगा। मोमबत्ती का ज्वाला होता है गोलाकार हो जाएगा। ओके, भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती का आकार जो होता है गोलाकार हो जाएगा। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तो कैपिलरी एक्शन के कारण। ठीक है, तो देखिए, एक केस नली यानी कि कैपिलरी ट्यूब में जल की अपेक्षा एक लिक्विड अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तो तरल दोस्तों सिस्टम में थोड़ा खराबी आ गया था। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तो तरल का पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। तरल का पृष्ठीय तनाव अधिक होता है जल की अपेक्षा। तरल का जो सरफेस टेंशन अधिक होता है। लिक्विड का सरफेस टेंशन वाटर की तुलना में अधिक होता है। लिक्विड का सरफेस टेंशन अधिक होता है वाटर की तुलना में। लिक्विड का सरफेस टेंशन अधिक होता है वाटर की तुलना में। तरल का जो लिए सरफेस टेंशन अधिक होता है लिक्विड की तुलना में। ओके, एक कैपिलरी ट्यूब में जल की अपेक्षा जो लिक्विड होता है वो अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड का जो सरफेस टेंशन होता है अधिक होता है। लिक्विड का सरफेस टेंशन अधिक होता है वाटर की तुलना में। लिक्विड का सरफेस टेंशन अधिक होता है लिक्विड का सरफेस टेंशन अधिक होता है वाटर की तुलना में, इसलिए वो ऊपर ज़्यादा चढ़ता है। इसलिए वाटर की तुलना में जो लिक्विड होता है यानी तरल होता है जो ऊपर चढ़ता है। ओके, तरल का जो सरफेस टेंशन अधिक होता है जल की तुलना में। किस एक के लिए केशित्व एकमात्र कारक नहीं है? देखिए, स्याही का सोखना ये भी कैपिलरी एक्शन के कारण होता है। भूमिगत जल का ऊपर उठना ये भी कैपिलरी एक्शन के कारण होता है। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना ये भी कैपिलरी एक्शन के कारण होता है। ये नहीं होगा। पौधे की जड़ों से जल का इसका पर्ण समूह की नहीं, ये नहीं होगा। स्याही का सोखना कैपिलरी एक्शन के कारण ही होता है। केशित्व के कारण ही होता है स्याही का सोखना कैपिलरी एक्शन के कारण ही होता है। स्याही जो सूखता है कैपिलरी एक्शन के कारण ही होता है। भूमिगत जल का ऊपर उठना कैपिलरी एक्शन के कारण होता है। कैपिलरी एक्शन के कारण ही होता है। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना ये भी कैपिलरी एक्शन के कारण होता है। ओके, दैनिक जीवन में केशित्व की कई प्रक्रिया दिखाई देती है, जैसे केरोसिन दीप में धागों के बीच बनी केश नलियों से तेल का ऊपर चढ़ना, मसीचूस पत्र रंध्र के माध्यम से अवशोष आदि। पौधे की जड़ों से जल का एक पर्णहरित और बढ़ना कई कारणों से होता है। केशित्व प्रस्वेदन असमंजस होती है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था सार्वभौमिक प्रतिपादन? न्यूटन ने। ग्रेविटेशनल के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। यह नियम अनुसार विश्व का प्रत्येक कण प्रत्येक अन्य कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। दो कणों के बीच कार्य करने वाला बल का परिणाम उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है तथा उनकी
बीच की दूरियाँ अपोजिट होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा संरक्षण का मतलब होता है ऊर्जा का ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। ऊर्जा नेवर टू क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड, गलत टिक मारा गया दोस्तों, सॉरी। पृथ्वी पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होगा। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी पृथ्वी से कोई पिंड अगर 11.2 किलोमीटर से फेंका जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? पृथ्वी के कक्षा से बाहर हो जाएगा। ओके। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बाहर जाने के लिए जिस वेग की आवश्यकता होती है उसे पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी से बाहर कोई पिंड अगर बाहर जाएगा तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना पड़ेगा। ठीक है। पास्कल की इकाई कौन दाब है? पास्कल का इकाई दाब के लिए होता है। ठीक है। केल्विन टेम्परेचर के लिए, देखिए टेम्परेचर अगर फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाता है तो क्या हो जाएगा? वाटर जो फ्रीजिंग पॉइंट है जम जाएगा, मतलब कोई भी वाटर क्या हो जाएगा? यानी वाष्पीकरण वो वाटर अथी में बन जाएगा, बर्फ़ में बदल जाता है। ओके। और जो हिमपात होता है पहाड़ों पर, ये इसी थ्योरी पर काम करता है। यानी टेम्परेचर जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, यानी किसी भी चीज़ को जमा देगा ज़्यादा, वो पहाड़ों पर काम ज़्यादा करता है। इसीलिए 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर क्या होता है? 1 मीटर प्रति स्क्वायर होता है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब समतुल्य है कितना के बराबर? 1 किलोग्राम सेंटीमीटर दाब का समतुल्य किसके होता है? 1 बार के बराबर। 1 बार क्यूसेक से मापा जाता है क्या? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा करते हैं। ठीक है। क्यूसेक से क्या मेजर करते हैं? जल का बहाव मेजर करते हैं। ठीक है। क्यूसेक से क्या माप करते हैं? जल का बहाव। क्यूसेक द्वारा किसी जल का बहाव मापा जाता है। इसे संक्षिप्त रूप से CFS क्यूबिक फीट प्रति सेकंड कहते हैं। क्यूबिक फीट प्रति सेकंड कहते द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्यूसेक का अर्थ होता है प्रति सेकंड। 1 घन फुट पानी का बहाव होता है। 1 क्यूसेक मीट्रिक इकाई में 28.2 लीटर प्रति सेकंड पानी का बहाव होता है। 180 का क्वेश्चन नंबर किसी पिंड का भार क्या होता है? ध्रुवों पर अधिक होगा। ध्रुवों पर क्या होता है? सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर क्या होता है? सर्वाधिक होता है। पोल पर सबसे अधिक होता है। फिर किसी भी पिंड का कोई भी अगर पदार्थ लेते हैं, कोई भी एलिमेंट लेते हैं, पोल पर इसका वेट अधिक होता है। पोल पर वेट अधिक होगा। ओके। पोल पर वेट क्या होगा? अधिक होता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो क्या होगा? इसका भार घट जाएगा लेकिन मास वही रहेगा, द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन वेट घट जाता है। जब किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो क्या होगा? वेट घट जाता है लेकिन मास वही रहेगा, क्योंकि इसका ग्रेविटेशन कितना होता है? 1/6 होता है गुरुत्वाकर्षण। ओके। वेट बराबर mg होता है। फार्मूला इलेक्ट्रिक यानी विद्युत बल्ब यानी इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या होता है? विद्युतीय आवेश यानी चार्ज का यूनिट कौन होगा? कूलाम होगा। चार्ज का यूनिट कौन होगा? कूलाम होगा। विद्युत धारा का यूनिट कौन होगा? देखिए विद्युत विभव का बोल रहा है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स का यूनिट कौन हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का यूनिट कौन हो जाएगा? न्यूटन। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। ओके। न्यूटन हो जाएगा। फोर्स का भी यूनिट जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इसको ट्रिक में आपको बताता हूँ। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स याद ना रहेगा तो सिर्फ फोर्स याद करिएगा। फोर्स का यूनिट कौन हो गया? बल हो गया। ठीक है। विद्युत आवेश माने क्या होगा? चार्ज होगा। चार्ज का यूनिट कौन होता है? कूलाम होता है। ठीक है।
चार्ज का यूनिट यानी विद्युत आवेश का मतलब चार्ज। चार्ज का यूनिट कौन होता है? कूलाम होता है। चार्ज का यूनिट कौन होता है? कूलाम होता है। चार्ज का यूनिट कौन होता है? कूलाम होता है। ओके। जबकि विद्युत विभव यानी विभव का यूनिट कौन होता है? वोल्ट होता है। विभव का यूनिट कौन होता है? विभवांतर का यूनिट वोल्ट होता है। ओके। विभव का यूनिट कौन होता है? वोल्ट होता है। विभव का यूनिट कौन होता है? वोल्ट होता है। विभव का यूनिट कौन होगा? वोल्ट होगा। विभव का यूनिट वोल्ट होता है। विभव का यूनिट कौन होता है? वोल्ट होता है। जबकि विद्युत धारिता, ओके, धारिता जिसे कहते हैं उसका यूनिट कौन होगा? फैराडे होगा। ओके। विद्युत धारिता का यूनिट कौन होगा? फैराडे होगा। फैराडे होगा। विद्युत धारिता का यूनिट कौन होगा? फैराडे होगा। विद्युत धारिता का यूनिट कौन होगा? विद्युत धारिता का यूनिट कौन होगा? विद्युत धारिता का यूनिट कौन होगा? फैराडे होगा। ओके। विद्युत बल्ब का मात्रक न्यूटन होगा जी। इसको शॉर्टकट में बल्ब कह सकते हैं। बल्ब का यूनिट न्यूटन हो गया। विद्युत आवेश यानी चार्ज का यूनिट कूलाम हो गया। विद्युत विभव यानी विभव को मापते हैं वोल्ट से मापते हैं। एक भू स्थिर उपग्रह जिसे सिंक्रोनाइज सैटेलाइट कहते हैं अपनी कक्षा में निरंतर गति करते रहता है। ठीक है। अपकेंद्रण बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव से होता है। ठीक है। ये किसके कारण होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव से होता है। जो यह प्राप्त होता है क्या? भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करते रहता है। यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव से होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाला गुरुत्वाकर्षण से होता है। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाला गुरुत्वाकर्षण से होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव से होता है। जो प्राप्त होता है क्या? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाएगा। पृथ्वी द्वारा जो सेटेलाइट पर लगाएगा बल गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। पृथ्वी पर सेटेलाइट पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। पृथ्वी द्वारा सेटेलाइट पर क्या होगा? ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा। पृथ्वी द्वारा सेटेलाइट पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। पृथ्वी द्वारा सेटेलाइट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। पृथ्वी द्वारा सेटेलाइट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। पृथ्वी द्वारा सेटेलाइट पर ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है। पृथ्वी द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है सेटेलाइट पर। पृथ्वी द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है सेटेलाइट पर। एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करते रहता है। भू स्थिर उपग्रह जो होता है अपनी कक्षा में निरंतर गति करते रहता है। ओके। भू स्थिर जिसे सिंक्रोनाइज सैटेलाइट कहते हैं या सैटेलाइट कहते हैं, यह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता रहता है। यह अपकेंद्रण बल के प्रभाव से होता है। यह किसके कारण होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। अपकेंद्रण बल के कारण होता है। अपकेंद्र बल के कारण होता है। ठीक है। अपकेंद्र बल के कारण होता है। जो प्राप्त होता है क्या? पृथ्वी द्वारा सेटेलाइट पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। पृथ्वी द्वारा सेटेलाइट पर लगने वाला, तो ये किसके कारण होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। कोई भी सेटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा है। ठीक है। कोई भी सेटेलाइट एक कक्षा में निरंतर गति कर रहा है। ये किसके कारण होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। बाल्टी में रखा हुआ पानी को भी अगर परपेंडिकुलर या सर्कुलर नुमा घुमाएंगे तो पानी नहीं गिरते आ रहा है। ये किसके कारण होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ही कारण होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ओके। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव के कारण या निरंतर घूमते रहता है। किसके कारण यह घूमते रहता है? सेटेलाइट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण सेटेलाइट किसके कारण घूमते रहता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण घूमते रहता है। ठीक है। ये इससे क्या प्राप्त होता है? इसका यह प्राप्त होता है कि जो अर्थ होता है सेटेलाइट पर क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। अर्थ जो होता है सेटेलाइट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। ओके। अर्थ जो लगाता है सेटेलाइट पर ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है। उसी प्रकार सूर्य भी ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है पृथ्वी पर, अर्थ पर। इसलिए अर्थ भी घूमते रहता है। और पृथ्वी सेटेलाइट पर लगाएगा ग्रेविटेशन फोर्स, इसलिए वह घूमते रहता है। ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से मिलते हैं। हमारे हाथों के डिफरेंट एक्टिविटी से मिलता है। स्वचालित घड़ियों से ऊर्जा कहाँ मिलती है? स्वचालित घड़ियों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? स्वचालित घड़ियों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो हमारे हाथों द्वारा किए गए विभिन्न संचालन से, हमारे हाथों द्वारा किए गए विभिन्न एक्टिविटी से, हमारे हाथों द्वारा किए गए विभिन्न एक्टिविटी से स्वचालित घड़ियों को ऊर्जा मिलती है। ओके। हमारे हाथों द्वारा स्वचालित जो घड़ियाँ थे ऊर्जा हमारे हाथों के डिफरेंट एक्टिविटी से मिलती है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ियाँ में यह ऊर्जा द्रव्य क्रिस्टल से प्राप्त होता है। सामान्य हाथ की चाबी वाली घड़ियाँ स्प्रिंग के स्टैटिक एनर्जी, ठीक है, स्टैटिक एनर्जी
के कारण चलती है, स्टैटिक एनर्जी के कारण चलती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी के कारण चलती है। जब कुएं से पानी के बाल्टी को ऊपर वो खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या हो गया, भारी हो गया। ये किस कारण से होता है? पानी की सतह ऊपर भारी हो जाती है। नहीं, पानी से जब बाहर स्थिरता खो बैठती नहीं, से आपके दरम्यान नहीं, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है। ये सब में से कुछ नहीं, मात्र आंसर होगा पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाएगी। पानी की सतह से जब ऊपर होगी तो वह भारी हो जाएगी। पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पानी की सतह से क्या हो गया? ऊपर भारी होगी। पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। पानी की सतह से ऊपर में जो हो गया क्या? भारी हो गई है। ठीक है, जब हम कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें क्या महसूस होता है कि पानी की सतह ऊपर भारी होगी। पानी की सतह से ऊपर भारी होगी। पानी की सतह से ऊपर भारी होगी। पानी की सतह से पानी ऊपर भारी हो गई है। पानी की सतह से ये लॉ ऑफ आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आर्किमिडीज का जो यूनानी साइंटिस्ट था, पानी भार के अंदर पानी की सतह ऊपर अधिक होती है, क्योंकि जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। यह आभासी भार होती है। इस बल को उत्प्लवन बल यानी फ्लोटेशन फोर्स कहते हैं। ठीक है, जब या उपक्षेप भी कहते हैं। जब पानी की बाल्टी ऊपर आती है तो फ्लोटेशन बल समाप्त हो जाता है और बाल्टी भारी महसूस होता है। भारहीन कभी आप महसूस करिएगा? जब गुरुत्वाकर्षण शून्य की स्थिति हो जाएगा तब आप भारहीन महसूस करिएगा। ग्रेविटेशन कब भारहीन? वेटलेस कब महसूस करिएगा? वेटलेस कब महसूस करिएगा? जब ग्रेविटेशन जीरो हो जाएगा। ग्रेविटेशन जीरो हो जाने पर वेटलेस जीरो हो जाएगा। ओके, वेटलेस जीरो होने पर भारहीन कब महसूस करेगा? वेटलेस कब महसूस करिएगा? वेटलेस कब महसूस करिएगा? जब ग्रेविटेशन जीरो हो जाएगा। अंतरिक्ष में भी यही काम करता है। ओके, ग्रेविटेशन जीरो होता है इसलिए वहाँ पर क्या होता है? वेटलेस होते हैं आदमी कोई भी, इसलिए स्थिति खड़ा होकर नहीं रह पाता है। इसे ही भारहीनता यानी जीरो ग्रेविटी भी कहते हैं। भारहीनता को जीरो ग्रेविटी भी कहते हैं। भारहीनता की स्थिति में इंसान भार महसूस नहीं करता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार दो वस्तुओं के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, दोनों डिफरेंस होना चाहिए। इनमें एक वस्तु की पृथ्वी पर दो इस पर आकर्षण बल को गुरुत्व या ग्रेविटी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो स्टील आपका सबसे ज़्यादा क्या है? प्रत्यास्थ है। वास्तव में कोई वस्तु ना तो पूर्णतः प्रत्यास्थता ना ही पूर्णतः प्लास्टिक अथवा सुघट्य होता है, बल्कि सभी इन दोनों सीमाओं के बीच ही होता है। मोटे तौर पर क्वार्ट्ज तथा फास्टर ब्रास को पूर्णतः प्रत्यास्थ तथा मोम गीली मिट्टी को पूर्णतः प्लास्टिक माना जा सकता है। भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करते रहता है। अब केंद्र बल के प्रभाव से होता है। जो प्राप्त होता है क्या? भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करते रहता है। ये किसके कारण होता है? अब केंद्र बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव से कारण करता है। ठीक है, जो क्या प्राप्त होता है? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से होता है। पृथ्वी द्वारा सैटेलाइट पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित क्या होती है? स्टैटिक एनर्जी होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी होता है। घड़ी की स्प्रिंग में क्या स्थित होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। स्टैटिक एनर्जी होती है। घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी की स्प्रिंग में क्या होती है? भंडारित ऊर्जा होती है। घड़ी की स्प्रिंग में क्या होती है? भंडारित ऊर्जा होती है। ओके, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा का नाम क्या है? स्थितिज ऊर्जा यानी स्टैटिक एनर्जी होती है। कक्षा के अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति कब होगी? जब ग्रेविटी जीरो हो जाएगा। जब बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव हो जाए। कक्षा में अंतरिक्ष यान में आप भारहीन कब महसूस करिए? जब कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण बाहर के बराबर हो जाए। ठीक है, बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण एक्सेलरेशन बराबर हो जाए। कक्षा में जो एक्सेलरेशन है और बाहर का जो ग्रेविटेशन के कारण जो एक्सेलरेशन है, ये दोनों बराबर हो जाए। ओके, कक्षा में जो एक्सेलरेशन है और बाहर में गुरुत्वाकर्षण के कारण जो एक्सेलरेशन है वो दोनों बराबर हो जाता है, तब हम कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीन महसूस करते हैं।
कक्षा में जो एक्सेलरेशन होता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण बाहर में जो एक्सेलरेशन होता है वो दोनों बराबर हो जाता है। कक्षा में जो एक्सेलरेशन होता है बाहर में गुरुत्वाकर्षण के कारण जो एक्सेलरेशन होता है बाहर में जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो एक्सेलरेशन होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण जो एक्सेलरेशन होता है दोनों बराबर होता है, तभी हम अंतरिक्ष यान में क्या होता है भारहीन महसूस करते हैं। कब क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि कक्षा में जो एक्सेलरेशन होगा और बाहर में जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ है वो दोनों वैल्यू बराबर हो जाए तब हम भारहीन महसूस करेंगे, तब हम भारहीन महसूस करते हैं कक्षा में। ओके, भारहीन कब महसूस करते हैं? कक्षा में जब अंदर का एक्सेलरेशन बाहर का एक्सेलरेशन बराबर हो जाए। जब अंदर का एक्सेलरेशन बाहर का एक्सेलरेशन बराबर हो जाए, यानी गुरुत्वाकर्षण बाहर का गुरुत्वाकर्षण के कारण जो वो एक्सेलरेशन उत्पन्न हुआ, बाहर के कारण जो गुरुत्वाकर्षण एक्सेलरेशन उत्पन्न हुआ है वो दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, जिसका कारण हम अंतरिक्ष यान में भारहीन महसूस करते हैं। ओके, गुरुत्वाकर्षण में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण बराबर हो जाए, ठीक है। तो कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, इसलिए हम कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीन अनुभूति महसूस करते हैं।